और सिग्मा को हम स्लेटर कांस्टेंट बोल रहे होते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने न्यूक्लियस एंड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इनर शेल्स आ जाते हैं उनमें जो रिपल्शन होता है उसके लिए रूल्स दिए थे कुछ, और उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए ये बताया था कि क्या क्या नंबर हम यूज कर सकते हैं। तो मैं रूल्स आपको बता रहा हूं कि वो रूल्स क्या थे। जो शील्डिंग इफेक्ट है या शील्डिंग कांस्टेंट है, वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए, ये शील्डिंग कांस्टेंट क्या, ये शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा की बात मैं कर रहा हूं। इसको स्लेटर कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसको शील्डिंग, शील्ड मैं बता रहा था जैसे पॉजिटिव एंड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड क्रिएट हो गई, ये, या ये स्क्रीन भी बोली जा सकती है, इस स्क्रीन की बात हो रही है। ये 1s ऑर्बिटल अगर मैं कंसीडर करता हूं कभी, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, 1s इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.3 कंसीडर की जाएगी हमेशा। ये वाला जो रूल है ये बिल्कुल एक्सेप्शनल है और हीलियम के लिए अप्लाई होगा। ये अगर किसी में 1s ऑर्बिटल ही है बस, तो उसमें दो ही तो कंडीशन हो सकती हैं भाई। एक तो हाइड्रोजन हो सकता है 1s1 एंड 1s2 हो सकता है। तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो इसमें तो स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां 1s2 है तो एक न्यूक्लियस हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन और इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं स्क्रीनिंग क्या मान सकता हूं, 0.3 कंसीडर कर सकता हूं। ये 0.3 कंसीडर, ये सिर्फ एप्लीकेबल है, फर्स्ट जो पॉइंट है ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल होगा। ये कब की बात आ रही है, सिर्फ 1s ऑर्बिटल जब किसी में है, ये सिर्फ हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, कहीं और पर नहीं है। लेकिन अगर हीलियम के अलावा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट हमें करना है, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट करना है, या स्लेटर कांस्टेंट करना है, बात सिग्मा की हो रही है, ये वैल्यू सिग्मा की है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी पूरी बात जब हम इसे अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अगर ns इलेक्ट्रॉन्स हैं, np इलेक्ट्रॉन्स हैं, ns np इलेक्ट्रॉन के लिए आउटर मोस्ट की बात है ये, तो ये वैल्यू आएगी 0.35। सपोज करते हैं मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहर एक और इलेक्ट्रॉन है, हम इसकी स्क्रीनिंग जानना चाह रहे हैं। अगर हम इसकी स्क्रीनिंग जानना चाह रहे हैं और ये n ही शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी सबसे आखिरी शेल इसे मानना पड़ेगा, बाहर वाले को तो कंसीडर नहीं करोगे, इनर वाले को बोलोगे n-1, उससे भी पहले वाले को बोलोगे n-2। तो इन दो s इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट काउंट किया जाएगा स्लेटर कांस्टेंट जानने के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन का 0.35 किया जाएगा। तो अगर इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, इसमें मान लो 3 है इलेक्ट्रॉन, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ये n होना चाहिए आउटर शेल, ns एंड np के लिए। ये वैल्यू हम रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, यानी स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे ns इलेक्ट्रॉन एंड np इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 हर इलेक्ट्रॉन के हम निकाल लेंगे। लेकिन अब जरूरी तो नहीं कि सिर्फ ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ही हो, n-1 भी तो हो सकता है। n-1 में अगर s है या p है या n-1 में d है, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू हमें रखनी है 0.85। इसको पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है n-1 को, सेकंड लास्ट बोल दो आप, ये लास्ट शेल। और n-1 में s अगर 2 हैं तो मैं 0.85
मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा, और अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है p में n-1 के, तो मैं स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा निकालने के लिए कितना करूंगा, 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन का मुझे सिग्मा निकालना होगा तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल करके सबका समेशन कर दोगे, तो पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए हम स्लेटर कांस्टेंट को फिर कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और रूल रहेगा यहां, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन फॉर s, p, d एंड f। लेकिन ये कहां होना चाहिए, n-2 के लिए। न्यूक्लियस है जैसे, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान लो ये तो है पांचवा, छठा, सातवां, 7 शेल है, बड़ा कोई है एलिमेंट, क्योंकि f तो तभी आ पाएगा जब ये बड़ा होगा। तो ये तो n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया। n-2 के लिए एंड बिलो n-2 या n-3 के लिए या n-4 के लिए, किसी के लिए भी अगर n-2 में इलेक्ट्रॉन s में है या p में है या d में है या f में है, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 काउंट की जाएगी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मान लो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, या 6 ही मान लेते हैं चलो, एंड d में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये है n-2। तब मैं क्या करूंगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर सबको प्लस कर दोगे। दैट मीन्स मैं एक और काम क्या कर सकता हूं, 6 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 1 कौन सा है, ये 1 ये वैल्यू है। यानी टोटल जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर वो n-2 में है, चाहे वो s में है, चाहे p में है, चाहे d में है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके मुझे स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। एक तो बात ये हो गई, ये एक कंडीशन है। अब मैं इस पर अगर वर्कआउट करके इसको आगे प्रोसीड करता हूं, तो आगे प्रोसीड करने पर तो इन सारे एग्जाम्पल्स को हम इन सारे रूल्स को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करना है 4s ऑर्बिटल पर जिंक के। पहले क्वेश्चन को समझो, एक न्यूक्लियस है, जिंक एटम होता है, एटॉमिक नंबर जिसका 30 है। हम पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इन 4s इलेक्ट्रॉन्स पर मुझे क्या बताना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप जानते हो, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो ये बताने के लिए मुझे सिग्मा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कितना है वो जिंक से मुझे पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर क्योंकि 30 है तो Z मैं 30 रख दूंगा यहां। लेकिन सिग्मा कैसे, अभी जो 4 रूल पढ़े हैं उससे सिग्मा निकाला जाएगा। और ये सिग्मा हम किस तरह से निकाल पाएंगे, इसके लिए मुझे लिखना होगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 30 के अकॉर्डिंग, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। जब हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का लिखा गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देनी है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें रेडियस के अकॉर्डिंग लिखना होगा। 4s चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये तो बाहर की तरफ होगा, ये तो हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं ना। ये 3d है,
यानी तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ होगा, तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन यहां होगा अंदर। तो हम लिखेंगे इसको रेडियस के अकॉर्डिंग। ये मेन पॉइंट है, यहां गलती लग सकती है किसी को। अब मैं इसे किस तरह से लिखूंगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। क्वेश्चन जो मुझे गिवन है 4s ऑर्बिटल पर, जिंक के 4s ऑर्बिटल पर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना है, Z इफेक्टिव बताना है। ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2, ये शेल नंबर 3, ये शेल नंबर 4। पुराने अगर आइडिया से देखते हो तो न्यूक्लियस पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, चौथे शेल में 4s, इस पे बताना है मुझे। और ये जो मेरे पास शेल है ये है n-1, तीसरा शेल ये है n-1, ये है n शेल, ये है n-2, ये है n-3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें 2 6 एंड 10, ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पे बताना होगा ना, इन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, इन इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा, इन इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा, इन इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा मुझे डिसाइड करना है। अभी रूल पढ़े हैं, बस वो रूल अभी मुझे अप्लाई करना होगा। वो रूल जो अभी 4 पढ़े हैं, एक एक करके आप उसे अप्लाई करते चले जाओ। क्या रूल पढ़े हैं अभी हमने? जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन में अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ns या np, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका इफेक्ट 0.35 होता है। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 रहेगा। इन वैल्यूज पर ध्यान देना। ये भी हमने किया था, पहला रूल ये लिखा था कि ns एंड np इलेक्ट्रॉन के लिए। इस पर अभी हम वापस आते हैं। दूसरा रूल हमने क्या किया था, जो n-1 शेल था, n-1 शेल के लिए हम हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रखते हैं 0.85, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसमें यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने 0.85 वैल्यू रखी। तीसरा रूल क्या था, n-2 या उससे नीचे शेल के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा या स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखी जाती है। यहां भी 1 रखी जाएगी। यहां तक बड़ी सिंपल बात है। हर एक के लिए वैल्यू को निकाल लोगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 1 है तो 2 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 करो। यहां एक के लिए वैल्यू 1 है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो। यहां एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.85 है, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 18 कर दो। क्वेश्चन मार्क लग जाता है आउटर मोस्ट शेल के लिए। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s ऑर्बिटल ऑफ जिंक। अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे ना, यहां जैसे ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस पर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथे शेल में ns और इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। 4s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख रहा हूं मैं। चलो इसको, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकालना ही है स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है। तो 4s में यानी ns में मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूंगा, 2 नहीं।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर मैं रिपल्शन जानना चाह रहा हूं उसको छोड़कर उस पर बाकी इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सर्शन या रिपल्शन पड़ रहा है ये कंसीडर किया जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पर निकाला जाता है। तो 4s2 में ये बात करेक्ट है कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 आता है, लेकिन एक तो वो इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम स्क्रीनिंग इफेक्ट जानना ही चाह रहे हैं, स्लेटर कांस्टेंट जानना ही चाह रहे हैं। बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 करूंगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए बाद ये वैल्यू सिग्मा की वैल्यू निकल रही है, ध्यान रहे। हर एक की वैल्यू निकालने के बाद इनको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो। सारे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास जिंक में थे 30। 29 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जिस पर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट जानना चाह रहे हैं उसको निकाल के रख दिया एक तरफ, बाकी बच गया 29 इलेक्ट्रॉन। उन 29 इलेक्ट्रॉन की लोकेशन देखकर कि वो लास्ट शेल में है, n-1 में है, n-2 में है या n-3 में है, ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज में रखता चला गया। सारी वैल्यूज को निकालकर सबका सबमिशन मैंने कर दिया। सबमिशन करने पर जो वैल्यू आ गई वो सिग्मा की वैल्यू आ गई। सिग्मा की वैल्यू आ गई तो Z इफेक्टिव यानी Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा। Z की वैल्यू 30 है, एटॉमिक नंबर क्योंकि 30 है। सिग्मा की वैल्यू यहां से आपने निकाल ली, तो ये सिग्मा स्टार कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक एक करके मैं ये आपको बता रहा हूं कि मैंने इसको किस तरह से किया। ये वैल्यूज अगर मैं सारी ऐड कर देता हूं, ये सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद 4s इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर, बाकी के 29 इलेक्ट्रॉन पर का जो स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा आएगा वो क्या आएगा, 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये जो लिखा मैंने नीचे ध्यान दोगे यहां 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। बाहर क्या एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बस ये थोड़ा सा सोचने की इसमें बात रहेगी। प्लस 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये प्लस कर दिया, प्लस इसको भी मैं 1 से कर रहा हूं, इसको भी 1 से कर रहा हूं, तो दोनों को ऐड ही कर लो इकट्ठे। 10 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 ही का 10 आएगा, ये प्लस कर दिया। ये वैल्यू सिग्मा की आ गई मेरे पास 25.65। इसको बोलेंगे हम स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा, और या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या शील्डिंग कांस्टेंट भी इसे कह सकते हैं। तो Z इफेक्टिव क्या होगा, Z इफेक्टिव, Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिजल्टेंट 30। क्यों 30 ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्योंकि जिंक का 30 है, उसके न्यूक्लियस में 30 प्रोटॉन्स हैं। 30 प्रोटॉन माइनस जो ये रिपल्शन आया, कितना रिपल्शन आया 25.65। तो हमारा सिग्मा इफेक्ट, ये नेट Z इफेक्टिव यानी Z स्टार जो हो जाएगा वो 4.35 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करनी है ये प्रॉब्लम अगर कभी आपको करने के लिए मिलेंगी तो। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हो, इनर इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालोगे। हाँ, बस जब इलेक्ट्रॉन इनर, आप इनर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहोगे तब उस टाइम आउटर को नेग्लेक्ट कर दोगे। जैसे मुझे मान लो ये सेम प्रॉब्लम मैं लेता हूं, सेम प्रॉब्लम में ये न्यूक्लियस है जिंक का, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको 4s के लिए नहीं दिया जाए तो क्वेश्चन, ये आपको 3d के लिए दे दिया जाता है, तो 3d तो यहां होगा। पहले तो मैं इन इलेक्ट्रॉन को हटाऊंगा, क्रॉस कर दूंगा, इनका रिपल्शन चेक ही नहीं करना। ये बन गया अब n-1 शेल से n शेल, पहली बात ये हो गई। और ये बन गए n-1 एंड n-2 शेल। एक बात तो ये, दूसरी बात, अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये d के लिए मुझे रूल अलग फॉलो करना पड़ेगा। वो जो रूल है, एक रूल और बचता है स्लेटर कांस्टेंट के लिए,
वो मैं रूल आपको और एक बता रहा हूं। फॉर एन डी एंड एन एफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये जो था, हम पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, अब ये तो एन हो गया ना इसके डी इलेक्ट्रॉन। हमने तो अभी जो किया था वैल्यू एन डी के लिए तो लिखी नहीं गई वैल्यू। अब देखो रूल देखो, ये हमने एन डी की वैल्यू कहां लिखी है इसमें, स्लेटर रूल में भी नहीं, ये तो n-1 के लिए है, डी के लिए, डी की वैल्यू n-1 के लिए निकाल रखी है, n-2 के लिए है, और n के लिए तो ns एंड np निकाल रखा है। लेकिन यहां जब जो मुझे अभी प्रॉब्लम मिली है करने के लिए, उसमें तो मुझे एन डी हो गया, n-1 था वो डी, लेकिन अब जब मुझे बता ही दिया गया, क्वेश्चन ही करने के लिए दिया गया कि मुझे एन डी इलेक्ट्रॉन, और मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन जो पर जो स्लेटर कांस्टेंट देखना है वो 3D के लिए देखना है। अब 3D को ही आउटर मोस्ट शेल कंसीडर करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आप नेग्लेक्ट करते हुए अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करोगे। कैसे करोगे देखो कैलकुलेट। फॉर एन डी एंड एन एफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू जो काउंट की जाती है बाहर के शेल के लिए 0.35 की जाएगी, यानी n के लिए, और n-1 के लिए ये चेंज होता है, बाहर के शेल के लिए तो 0.35 ही रहा, लेकिन n-1 या उससे लोअर के लिए ये वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, और आसान हो जाता है बस काम। एक रूल बस ये और है, इसके अलावा कोई रूल नहीं होता। तो नेट मिला करके देखें हम तो 3 टाइप के पैटर्न है। एक केस अगर हम छोड़ दें हीलियम का तो वो बिल्कुल अलग है। दूसरा केस तब का है जब आउटर शेल, लेकिन आउटर शेल ही अगर डी या एफ है, एफ के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एक ये वाला रूल, पांचवा रूल ये आ जाएगा। तो अब अगर मुझे क्वेश्चन को दिया जाता है कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, यही वाली प्रॉब्लम है जो अभी की है हमने, लेकिन 3D इलेक्ट्रॉन, अब 3D को मुझे n-1 की जगह n मानना पड़ेगा बस। तो पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, ये हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं जो फिल करने वाला होता है वो लिखता हूं तो 1s2s2p 3s3p 4s3d, लेकिन ऐसे वाला नहीं लिखना, मुझे रेडियस के अकॉर्डिंग लिखना है। यानी 4s को मैं बाहर लिखूंगा एंड 3d को मैं अपने वाले ऑर्बिटल के साथ थर्ड शेल में लेकर के आऊंगा। अब आप इसे कंसीडर करो, इसे तो ग्रॉसली मुझे एकदम से हटा देना होगा, क्योंकि मुझे अब रिपल्शन कहां देखना है, 3D पर। 3D है यहां, इसको तो हटा दो, बिल्कुल क्रॉस कर देंगे अभी हम इसे। यहां रिपल्शन देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आ रहा है इस पर। पहली बात, ये शेल कौन सा है, अब ये शेल हो गया एन शेल, एन तो ये हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि मुझे 3D के इलेक्ट्रॉन को बताना है, आखिरी शेल यही कंसीडर किया जाएगा जिसके इलेक्ट्रॉन पर मुझे स्लेटर कांस्टेंट फाइंड करना है। अब ये वाला शेल n-1, n-1 के लिए ये रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, जितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाई 1, जितने इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन एक्सर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 0.35, कितने इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, और ये वाला शेल जो होगा वो n-2 हो जाएगा। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो 10, और ये टोटल 18, 18 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो वो है जिस पे आप कर रहे हो रिपल्शन, बाकी 17 इलेक्ट्रॉन का इस पर रिपल्शन। यही काम अभी हमने पहली प्रॉब्लम पर किया था। तो यानी 0.35 मल्टीप्लाइड बाई करना पड़ेगा आपको 17, 18 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर तो रिपल्शन चेक ही किया जा रहा है, वो तो रेफरेंस है, उस रेफरेंस पर बाकी बचे हुए 17 इलेक्ट्रॉन का कितना रिपल्शन हो रहा है वो मैं चेक करूंगा। ns के लिए एंड np के लिए एंड nd के लिए 0.35 ही वैल्यू आती है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब n-1 के लिए ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है,
1 ही लिखना। ऐसी कंडीशन जब मुझे डी का चेक करना है तब की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। जब डी और एन एफ एंड एन डी के लिए कर रहा हूं मैं चेक, तो मैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दूंगा, इसको मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दूंगा। सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करके सिग्मा कैलकुलेट कर लो। सिग्मा की वैल्यू यहां ऐड करने पर सबको आ जाएगी 15.95। अब अगर ये वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यू तो स्लेटर कांस्टेंट की है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये यहां तो हमें वैल्यू ऑफ सिग्मा निकालनी थी, क्वेश्चन हमारा आंसर पूरा हो गया। वैल्यू ऑफ सिग्मा निकालनी है, यहां हमारा आंसर हो गया पूरा। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो मुझे अब क्या करना चाहिए था, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z कितना है, 30 है, यहां पर 15.95 आ गया ये, तो रिजल्ट जो भी माइनस करके आएगा वो आप Z इफेक्टिव यहां इस केस में लिख दोगे। बस बाहर के इलेक्ट्रॉन छोड़ देने हैं हमें, और अगर आउटर शेल ही का डी सब शेल इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां अब हम इसे 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे डी सब शेल के लिए। ये 4 रूल हैं, 5 रूल, ये फॉलो करते हुए आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को स्लेटर रूल या स्लेटर कांस्टेंट पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल होगा तो सॉल्व कर सकते हो। बस अगले सेशन में मैं एक दूसरा टॉपिक आपको इसी तरीके का छोटा सा टॉपिक लेकर के डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।